तो स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है इसके अंदर बेसिकली हमें बताया गया है कि कैसे जो आपके क्रॉप्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और कैसे उन्हें मैनेज करा जाता है फर्दर। तो यहाँ पर बताया गया है कि पहेली एंड बुजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। देयर अंकल is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, shovel, sickle, etc. in the field. तो यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि एक दिन पहेली और बूझो अपने अंकल के घर पर जाते हैं गर्मियों की छुट्टी के अंदर, तो उनको डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलते हैं। जो चीज़ें फार्मिंग के अंदर यूज़ करी जाती हैं वो सारी चीज़ें इनको देखने को मिलती हैं। You have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals, including humans, cannot make their own food. So where do animals get their food from? But first of all, why do we have to eat food? You already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration, excretion. We get our food from plants or animals or both. यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि हमने जैसा पिछले चैप्टर्स में पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, हमें ये पता चला है कि प्लांट्स तो खुद का फूड खुद बना सकते हैं लेकिन ह्यूमन बींग्स खुद का फूड खुद नहीं बना सकते। और अगर हम बना नहीं सकते तो हमें फूड की ज़रूरत क्या है? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है कि हमें एनर्जी चाहिए होती है, इस वजह से हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 1.1 जो है आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया कि जब सेम काइंड ऑफ वैरायटी, जैसे आपने गेहूँ ले लिया, वीट ले लिया, राइस ले लिया या फिर कोई भी आपने पल्स ले ली, सेम टाइप की चीज़ जब एक फील्ड पे ग्रो करी जाती है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ वीट। यहाँ पर यही बताया गया आपको, जैसा मैंने अभी बताया कि अगर एक जगह पे जहाँ पर बहुत सारा वीट लगा हुआ है तो ये बोलेंगे कि क्रॉप ऑफ वीट, मतलब यहाँ पर सारा वीट का ही क्रॉप्स हैं। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर डिफरेंट टाइप लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. They can be classified on the basis of the season in which they grow. India is vast country. The climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. According to there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. Despite the diversity, two broad cropping pattern can be identified. तो यहाँ पर क्या आपको बताया गया है? यहाँ पर ये बताया गया है कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। जैसा आपको पता है कि कहीं कहीं जगह पे ठंड भी होती है, कहीं कहीं जगह पे गर्मी भी होती है, और कुछ जो क्रॉप्स होते हैं वो स्पेसिफिकली आपको पता होगा कि समर सीजन में हमें मैंगो खाने को मिलते हैं, जब हम विंटर्स में आ जाते हैं तो हमें कैरेट खाने को मिलती हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो क्रॉप पर्टिकुलरली उसी टाइम पर ग्रो करते हैं। तो आपको यही बताया गया है इस चैप्टर के अंदर कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है कि हमें डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स डिफरेंट जगह पे उगते हुए दिख जाते हैं। मान लो जैसे इंडिया में कश्मीर में ठंड हो रही है तो वहाँ पर आपके एप्पल्स ग्रो हो जाएंगे, लेकिन आप एप्पल्स ट्राई करो उगाना दिल्ली के अंदर या फिर मुंबई के अंदर या फिर किसी और स्टेट के अंदर, तो वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एप्पल्स को थोड़ा ठंडा क्लाइमेट चाहिए ग्रो करने के लिए। अब यहाँ पर दो टाइप के जो मेन क्रॉप्स होते हैं वो कौन से होते हैं? खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। अब खरीफ और रबी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हें याद रखना, आगे तक आपके काम आएंगे। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। जो क्रॉप्स रेनी सीजन के अंदर उगाए जाते हैं या फिर बोए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं? खरीफ क्रॉप। बोए जाने का मतलब ये होता है कि उनको जमीन के अंदर डाला जाता है उगने के लिए। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जून टू सितंबर के बीच में रेनी सीजन होता है। जून से बारिश आना स्टार्ट होती है और सितंबर तक वो चलती है। अब कौन कौन से जो बेसिक यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया गया है खरीफ क्रॉप का, वो है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन आर खरीफ क्रॉप। तो ये एग्जाम्पल में से कोई भी 3 एग्जाम्पल याद कर लेना ढंग से और डिफाइन भी याद कर लेना, एग्जाम में आ सकती है ये। रबी क्रॉप की बात कर लेते हैं। द क्रॉप्स
ग्रोन इन द विंटर सीजन, जो क्रॉप्स विंटर सीजन के अंदर ग्रो करे जाते हैं अक्टूबर से मार्च के बीच में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको रबी क्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया और लिंसीड हो गया। इनमें से भी कोई भी 3 एग्जाम्पल्स लर्न कर लेना आप लोग। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस, कहीं कहीं जगह पर गर्मियों में भी पल्सेस और कुछ कुछ वेजिटेबल्स भी उगाए जाते हैं इसके अलावा भी। अब यहाँ पर बताया गया बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक क्या प्रैक्टिस करते हैं हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ विंटर, देयरफॉर पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, सॉरी, देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। तो यहाँ पर आपको पैडी के बारे में बताया गया कि पैडी विंटर सीजन में इसलिए नहीं उगाया जा सकता क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इस वजह से उसे रेनी सीजन में उगाया जाता है। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as agriculture practices which are listed below. तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि क्या पर्टिकुलर हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं जब हम किसी भी प्लांट को उगाने की कोशिश करते हैं, किसी भी क्रॉप को उगाने की कोशिश करते हैं। इनमें से शायद कुछ प्रैक्टिसेस आप लोगों ने भी करी होंगी अगर घर में प्लांट, ट्री या फिर कोई भी चीज़ छोटे मोटा आपने प्लांट उगाने की कोशिश करी होगी। तो ये जो ऑर्नामेंटल है इसका मतलब यही है जो घर में हम लोग दिखावट के लिए, शो के लिए हम लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हम लोग कोई भी अगर क्रॉप को या प्लांट को या ट्री को उगाते हैं तो हमें क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके बाद हमें सो करना पड़ता है। सो किसको करेंगे हम लोग, सीड को। फिर उसके बाद क्या ऐड करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइज़र। मैन्योर और फर्टिलाइज़र हम लोगों की हेल्प करते हैं जिससे कि जो सीड है उसको न्यूट्रिशन मिले और वो उग पाए, ग्रो कर पाए। फिर क्या, इरिगेशन। इरिगेशन मतलब पानी वगैरह डालना। प्रोटेक्ट फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या हो गए, जो आपकी घास वगैरह होती है ग्रीन कलर की, आपने देखा होगा जो बेसिकली फार्मर्स होते हैं या फिर स्कूल में भी देखा होगा जो गार्डनर्स होते हैं वो हरे वाली घास को हटाते रहते हैं क्योंकि वो सारा न्यूट्रिशन खा जाती है प्लांट का, तो ये दिक्कत आती है बहुत बड़ी। हार्वेस्टिंग करना पड़ता है, फिर उसको निकालना पड़ता है। मतलब अगर आपने कोई भी क्रॉप ग्रो करा है, जैसे वीट का ग्रो करा, तो उसके बाद उसको आपको हार्वेस्ट करना पड़ता है, काटना पड़ता है और निकालना पड़ता है। फिर उसके बाद उसको स्टोर करना पड़ता है। स्टोर ऐसी जगह पे करना होता है हमें जहाँ पर वो खराब ना हो और सही रहे। यहाँ पर बताया गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है प्रिपेयर करना सॉइल को। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. These organisms are referred of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. But why the soil needs to be turned and loosened? अब यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि प्रिपेयर करना पड़ता है। जो सबसे पहला स्टेप है सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, मिट्टी को क्या खोद लेते हैं वो लोग। इसलिए खोद लेते हैं जो कोई भी क्रॉप वो उगाएंगे तो उसकी जड़ें नीचे तक जाए, जो उसकी रूट्स हैं वो नीचे तक जाए मिट्टी के। और इसलिए भी खोदते हैं, एक और रीज़न ये भी है कि जो रूट्स हैं आपको पता है कि लिविंग है वो, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है हमारे किसी भी क्रॉप को, प्लांट को, ट्री को। तो इस वजह से वो ईजिली क्या कर पाए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड उन तक पहुँच पाए और वो ऑक्सीजन को रिलीज़ कर पाए, ईजिली एयर उनके पास पहुँच पाए। और ये जो लूजन हो जाता है हमारा सोइल, ये अर्थवॉर्म्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनको भी ग्रो करने में क्या करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये कहा जाता है कि जो भी अर्थवॉर्म्स वगैरह हैं वो एक तरीके से दोस्त होते हैं फार्मर के। इसके बाद हमें ये बताया गया है कि ऐसा क्यों है कि सॉइल को लूज करा जाता है और टर्न करा जाता है। अभी मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन फिर से एक बारी देख लेते हैं कि बुक में क्या बताया गया है। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल गेट decomposed बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil.
These nutrients are again absorbed by plants. Since only few centimeter of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrient. तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया, देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि जो हमारा सॉइल होता है, सॉइल के अंदर अगर कोई चीज़ डेड हो जाती है, कोई प्लांट मर जाता है या फिर कोई एनिमल मर जाता है, तो वो सॉइल के नीचे दब जाता है और जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसके ऊपर एक्शन लेते हैं और उसको क्या न्यूट्रिएंट्स में बदल देते हैं, कोई डीकम्पोज कर देते हैं उसको बेसिकली। तो वो क्या एक न्यूट्रिएंट देने लग जाता है, किसको, सॉइल के अंदर एक न्यूट्रिएंट की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है और प्लांट्स उस न्यूट्रिएंट को यूज़ कर पाते हैं। लेकिन वो कहाँ, वो नीचे की लेयर में दबा हुआ होता है। तो इस वजह से हम लोगों को जो नीचे की सॉइल होती है उसे ऊपर लाना पड़ता है, जिससे कि न्यूट्रिएंट जो नीचे दबे हुए हैं वो भी ऊपर की तरफ न्यूट्रिएंट और मिनरल्स आ जाएं और प्रॉपरली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। अब यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है हमें कि टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर cultivation of crop. The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plugging. This is done by using a plug. Plug are made of wood or iron. If the iron is very dry, if the soil is very dry, it may need watering before plugging. The plugged field may have big crumbs of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs. Leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. Leveling of soil is done with the help of a lever. Sometimes manure is added to soil before tilling. This helps in proper mixture of manure with soil. The soil is moistened before sowing. अब यहाँ पर आपको ये चीज़ बताई गई है कि कैसे उसको करा जाता है फर्दर, हम लोग कैसे लूज करते हैं, कैसे मिट्टी को खोदते हैं। टिलिंग, इस प्रोसेस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टिलिंग कहते हैं इस प्रोसेस को हम लोग, ठीक है। और इसके लिए हम लोग प्लग यूज़ करते हैं। प्लग क्या होता है, आपको दिख रहा होगा, वुडन टाइप का एक चीज़ होती है जिसको हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली किसी एनिमल के पीछे बांध देते हैं और वो जब चलता है तो वो पूरी मिट्टी को खोद देता है। ये तो पुराना वे था, लेकिन अब जो न्यू वेज आए हैं उनमें ट्रैक्टर्स और मशीन्स का भी यूज़ करा जाता है। अब इससे क्या हो जाता है, इससे पूरी जो भी सॉइल्स हैं वो इजीली लूज़ हो जाती हैं और जब वो लूज़ हो जाती हैं तो उसके अंदर आपको पता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, मैन्योर भी ऐड कर सकते हैं आसानी से, तो वो इजीली मिक्स हो जाएगा मैन्योर। तो इस तरीके से हम लोग प्लगिंग करते हैं। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स. The main tools used for this purpose are the plug, hoe and cultivator. तो ये आपको बताया गया है कि क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं हम लोग प्लगिंग के लिए या फिर हम लोग टिलिंग के लिए, जिसको हम बोलते हैं लूज करना सॉइल को, मिट्टी को खोदने के लिए बेसिकली। तो ये सारे जो कल्टीवेटर है ये आपको मिल जाएगा, जो आपने देखे होंगे बड़े बड़े आजकल ट्रैक्टर्स चलते हैं तो उनके पीछे लगा होता है। दैट हेल्प्स, अच्छे से हेल्प कर देता है कल्टीवेटर भी सॉइल को खोदने में। प्लग, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स. प्लग जो है ये बहुत एशियंट टाइम से यूज़ करा जा रहा है, ठीक है, और इसको बहुत पुराने ज़माने से यूज़ करा जा रहा है। क्या कर दिया जाता था कि हॉर्स या कैमल्स के बैक पे इसे बांध दिया जाता था और जब ये चलते थे तो ये पूरी जो भी ज़मीन थी इसको खोद दिया करते थे। तो यही बताया गया इस पूरे पैराग्राफ के अंदर। और नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर हो आ गया, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर removing weeds and for loosening the soil. It has long rod of wood or iron. A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its end. यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर हमें बताया गया हो के बारे में। ये बेसिकली यूज़ करा जाता है वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उन्हें निकालने के लिए, किसी भी जहाँ पर क्रॉप उग रखी होती है किसी भी सॉइल से अनवांटेड प्लांट्स को निकालने के लिए। ये स्ट्रॉन्ग होता है, ब्रॉड होता है और इसकी आप पिक्चर देख सकते हो, ये दे रखी है पिक्चर हमें, इस टाइप का ये दिखता है। इससे क्या होता है, आप अपने हाथ से पकड़ लेते हो इसको और प्रेस करके आप लोग इजीली रिमूव कर सकते हो किसी भी उसको। अब जैसा कि मैंने कल्टीवेटर बताया था, कल्टीवेटर इज़ द न्यू मेथड, न्यू वे। आजकल
बहुत सारे विलेजेस में आजकल इंडिया में मोस्टली अगर आप देखोगे तो कल्टीवेटर्स यूज़ करे जाते हैं। नाउडेज प्लगिंग के लिए कल्टीवेटर यूज़ करे जाते हैं। प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। जो यूजेज होता है कल्टीवेटर का वो पता ही है कि अगर एक एनिमल को आप लोग पीछे बांध के उसके प्लग को और फिर उसको पूरी प्लग करवाओगे फील्ड, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन कल्टीवेटर तो इतना आसानी से फटाफट सॉइल को फटाफट खोद देता है और इस चीज़ से हम लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होता है, हमारे जितने भी फार्मर्स होते हैं उन लोगों को। तो अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है सोइंग। सोइंग के अंदर क्या करा जाता है? सोइंग बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड healthy seeds of a good variety are selected. Farmers prefer to use seed which give high yield. तो यहाँ पर क्या बताया गया है आपको कि जब भी कभी भी सोइंग किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले हमें बीज चाहिए, उसके सीड्स चाहिए। तो जो सीड्स होते हैं वो हाई क्वालिटी के होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फार्मर्स डिसाइड करते हैं और तभी वो वाले सीड्स लेते हैं। आर दीज सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, would those be lighter or heavier than those who sink? Why would they be lighter? Damaged seed become hollow. जो डैमेज सीड होते हैं वो हॉलो हो जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, थोड़ा लाइट हो जाते हैं। Therefore they float on water. तो जो भी सीड पानी के ऊपर तैरते हैं वो वाले सीड अच्छे नहीं होते, उनको हम लोग ग्रो करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो इस वजह से गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग, ये वाला बहुत ही अच्छा मेथड भी है एक तरीके से, जिससे फार्मर्स हम इजीली पहचान जाते हैं कि कौन से सीड्स अच्छे हैं, कौन से सीड्स नहीं हैं। हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। बिफोर सोइंग वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। अब सोइंग करने से पहले हम लोगों को सोइंग के लिए भी टूल्स चाहिए। ये तो है नहीं कि हाथों से आप लोग ग्रो कर लोगे, क्योंकि बहुत बड़ी फील्ड्स होती हैं। तो हम लोग सोइंग के लिए क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ट्रेडिशनल टूल्स, वो वाले टूल्स जो पुराने ज़माने में यूज़ करे जाते थे और जो अभी भी कहीं कहीं जगहों पे यूज़ करे जाते हैं, मतलब बहुत कम यूजेज है इनका अब तो। द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप लाइक अ फनल। फनल की तरह शेप्ड होती है इसकी। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, pass down through 2 or 3 pipes which have sharp end. These ends pierce into the soil and place seeds there. यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि फनल जैसा होता है ये ऊपर से, ठीक है, और जो इसके नीचे का एंड होता है वो कॉम्ब जैसा होता है। कॉम्ब जो हम लोग यूज़ करते हैं कंगा हेयर ड्रेसिंग के लिए, तो वो वाला जो कॉम्ब होता है उसकी तरह होता है जो इनका एंड होता है। उसके नीचे इन लोगों ने छोटे छोटे छेद करे हुए होते हैं। तो जैसे ही वो सीड एंटर करता है तो वो एक एक सीड उससे निकलता जाता है और वो आसानी से सॉइल के अंदर जाकर ग्रो कर पाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो सीड ड्रिल है। ये जो मॉडर्न मेथड है और जो करेंटली लोग यूज़ करते हैं आजकल। Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractor. ट्रैक्टर में इसको लगा देते हैं और जितने भी सीड्स होते हैं उनको फिल कर देते हैं एक जगह पर, और जब ट्रैक्टर चलता जाता है तो वो सीड ड्रिल जो होता है वो फटाफट सीड्स डालता रहता है। This sows the seeds uniformly at equal distance and depth is ensured that seed get covered by soil after sowing. This protects seed from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. अब ये जो टाइम और लेबर तो हमारी बचती है, आसानी से हम लोग क्या कर लेते हैं, मशीन में उसको ट्रैक्टर में डाले सीड्स, जो बैक है हमारा सोइंग वाला सीड ड्रिल है, और फटाफट उसको चलाया और पूरी फील्ड के अंदर सीड्स ग्रो करने लग जाते हैं। ये डीपली उनको नीचे तक, उनको क्या करता है, नीचे तक ले जाता है सीड्स को, जिससे कि कोई जो बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो उड़ के इसको सीड्स को खाने ना आ जाए। अब यहाँ पर बताया गया अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग। अब जो अप्रोप्रिएट डिस्टेंस भी ज़रूरी है। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस मतलब कि एक जगह पर बहुत सारे अगर आपने सीड ग्रो कर दिए तो वो एक साथ तो ग्रो कर ही नहीं पाएंगे, तो ख़राब हो जाएंगे उसमें से कुछ। तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें सीड्स ग्रो करने की ज़रूरत पड़ती है। सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स may have a
may have to be removed to prevent overcrowding। अब कुछ टाइम पे ऐसा भी होता है कि अगर कभी गलती से एक जगह पर 2 ट्री ग्रो करने लग गए या फिर 2 क्रॉप्स ग्रो करने लग गए, अब क्या होगा कि दोनों को कम सनलाइट मिलेगी, कम वाटर मिल पाएगा क्योंकि दोनों फटाफट अपना वाटर लेंगे, कम न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो दोनों के अंदर क्या होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस केस में फार्मर्स क्या करते हैं, उनमें से किसी एक ना एक प्लांट को या क्रॉप को निकाल देते हैं, हटा देते हैं उस जगह से। तो इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे ग्रो करने की ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को या फिर हमारे सीड्स को। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि कैसे हम लोग सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम लोग सीड्स ऐड करते हैं। अब उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को कैसे ऐड करा जाता है। द सब्सटेंस विच आर एडिड टू सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड fertilizers. Soil supplies mineral nutrients to the crop plant. These nutrients are essential for growth of plant. In certain areas, farmer grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrients. Continuous cultivation of crops make the soil poor in nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. Improper or insufficient manuring result in weak plants. Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants or animal waste. Farmer dump plant and animal waste in pits at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganism. The decomposed matter is used as organic manure. You have already learnt about in class 6 के अंदर। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। फार्मर्स क्या करते हैं, एक ही फील्ड पर जहाँ पर हमारा क्रॉप ग्रो करा होता है उधर ही दोबारा क्रॉप्स ग्रो करने लग जाते हैं, उस फील्ड को थोड़ा टाइम भी ना देकर। तो अब इस चीज़ से सॉइल को क्या डैमेज पहुंचता है, सॉइल को ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है कि वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की कमी होना शुरू हो जाती है। अब न्यूट्रिएंट्स की जब कमी होगी तो जो सॉइल के अंदर जो भी क्रॉप उगेगा, जो भी प्लांट उगेंगे, उनके अंदर ऑब्वियसली वीकनेस होगी या फिर वो ख़राब हो जाएंगे। तो इस वजह से प्लांट्स के सॉइल के अंदर हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है, ये बताया गया है यहाँ पर हमें। और जो फार्मर्स एक जो प्रैक्टिस है मैन्योर को बनाने की, वो लोग क्या करते हैं मैन्योर बनाने के लिए, फार्मर्स बेसिकली जो भी उनके घर का सामान होता है, जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं, जिनको वो यूज़ नहीं कर सकते, एक पिट बना लेते हैं, एक गड्ढा खोद लेते हैं और उसके अंदर वो डालते रहते हैं। और फिर वो देखते हैं कि कुछ टाइम के अंदर वो क्या हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है, जो भी खाने का सामान उनका था। डीकम्पोज होने के बाद, डीकम्पोज उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, डीकम्पोज होने के बाद उसे कलेक्ट करते हैं और अपने सॉइल के अंदर वो डाल देते हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखाई गई है जहाँ पर हम लोगों ने 3 ग्लासेस ली हैं, ए, बी और सी। ए के अंदर हम लोगों ने ग्रो करा है सॉइल, ए के अंदर भी हमने थोड़ा सा सॉइल ऐड करा है, बी के अंदर भी और सी के अंदर भी। ए के अंदर हमने काउडंग मतलब कि गाय का गोबर मिक्स कर दिया सॉइल के साथ और अपना जो भी क्रॉप था उसे डाल दिया। अब यहाँ पर स्कूल में हम लोगों ने लिया है मूंग या फिर कोई भी ग्राम सीड, तो यहाँ पर हमने मूंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक ए वाले में हमने मूंग डाल दिया, बी वाले के अंदर हम लोगों ने सेम अमाउंट ऑफ सॉइल है और उसके अंदर हम लोगों ने क्या ऐड करा, सॉइल के साथ थोड़ा सा यूरिया को ऐड करने के बाद अच्छे से सॉइल को मिक्स कर लिया। फिर दोबारा हमने जो मूंग का क्रॉप था उसे डाल दिया, सॉरी मूंग का सीड था उसे डाल दिया। थर्ड वाले में हमने क्या करा है, सी वाला जो ग्लास है हमारा, उसके अंदर हम लोगों ने सॉइल लिया है सेम अमाउंट जितना उन दोनों में डाला था और अब इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं डाला, अच्छे से इसको मिक्स करा, इसके अंदर सीड डाल दिया और अब हम लोगों ने इनको अच्छे से पानी वगैरह डाल दिया और कुछ दिनों के लिए सनलाइट के अंदर रख दिया। अब हम लोग ये नोटिस करना स्टार्ट करते हैं कि जो ए वाला है उसके अंदर प्लांट ग्रो तो करा है लेकिन वो एज कम्पेयर टू बी नहीं करा है, बी वाले में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्लांट ग्रो करा है। ऐसा क्यों, तो ये वाला हम लोग अब समझने वाले हैं। बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टर, कौन से वाले में थी फास्टर, अब हमें पता चल गया बी वाले में थी फास्टर। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स, तो बी वाले के अंदर जो हमारा
यूज़ करा गया था यूरिया। यूरिया क्या चीज़ होती है? यूरिया एक टाइप का फर्टिलाइज़र होता है, केमिकल होता है, ठीक है, मैन मेड होता है। इसके अंदर ह्यूमंस का कुछ भी रोल नहीं होता, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कुछ भी रोल नहीं होता, सॉरी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मैन मेड लोग प्रोड्यूस करते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के अंदर। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, जैसा मैंने आपको भी बताया। Some example of fertilizers are urea, ammonium sulfate, superphosphate और पोटैश, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम, NPK जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र्स हैं ये पर्टिकुलर किसी ना किसी न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं कि सॉइल के अंदर जाएंगे तो वो वाला न्यूट्रिएंट बढ़ा देंगे। तो इस वजह से हमें क्या होता है कि ये वाले यूज़ करे जाते हैं फर्टिलाइज़र्स। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. But excessive use of fertilizers has made the soil less fertile. Fertilizers have also become a source of water pollution. अब क्या होता है देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्टिलाइज़र क्या है, फर्टिलाइज़र बहुत क्विकली यूज़ कर सकते हो आप लोग, आपको वेट नहीं करना। मैन्योर के अंदर क्या होता है, जब आपने कोई चीज़ ख़राब हुई आपके घर में, आपने उस पिट के अंदर डाला, उसको टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डिकम्पोज करेंगे, तब जाके आपका मैन्योर प्रॉपर बनता है। लेकिन फर्टिलाइज़र्स के अंदर क्या होता है, फटाफट आप गए शॉप के अंदर, आपने पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र ख़रीदा और अपनी फील्ड के अंदर डालना स्टार्ट कर दिया। तो ये तो मतलब जल्दी का मेथड है, तो इस वजह से फार्मर फर्टिलाइज़र्स को प्रेफर करते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र से क्या हो जाता है, फर्टिलाइज़र अगर आप फार्मर्स को ज़्यादा नॉलेज तो होती नहीं है, तो वो लोग कभी कभी ज़्यादा भी फर्टिलाइज़र डाल देते हैं अपनी सॉइल के अंदर ये सोचकर कि बहुत अच्छा क्रॉप उगेगा। तो वो ज़्यादा डालने की वजह से क्या हो जाता है कि कभी कभी सॉइल भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा वो तो केमिकल्स है, तो केमिकल्स ख़राब कर देते हैं सॉइल को। अब इससे वाटर पोल्यूशन भी होता है। जो हम लोग पानी डालते हैं अपने क्रॉप्स के अंदर या फिर अपने फार्म्स के अंदर, जो फार्मर डालते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपका केमिकल होता है वो ऊपर ऊपर से डाला जाता है फर्टिलाइज़र। तो कोई भी एनिमल है, एग्जाम्पल में आपने ले लिया एक रैट को ले लिया, फिर कोई भी XYZ एनिमल ले लिया, वो लोग तो वो पानी ही पियेंगे जो फील्ड के अंदर अवेलेबल होगा, और वो पी के, क्योंकि उसके अंदर केमिकल है, तो उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से वाटर पोल्यूशन भी हो जाता है इनसे। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manure or leave the field uncultivated fallow in between two crops. अब यहाँ पर एक और सॉल्यूशन भी है कि हम लोग या तो क्रॉप को ग्रो ही ना करें कुछ टाइम के लिए, तो वो अपने आप ही रिप्लेनिश हो जाएंगे जो भी उसके न्यूट्रिएंट होंगे। और एक दूसरा तरीका ये भी बताया गया है हमें कि हम लोग मैन्योर यूज़ करें। तो ये दो तरीके हैं जिस वजह से हम लोग कम कर सकते हैं फर्टिलाइज़र का यूज़। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। यहाँ पर ये बताया गया कि जो सॉइल का टेक्सचर होता है वो भी इम्प्रूव हो जाता है, और वाटर रिटेनिंग, कितना पानी सॉइल एब्जॉर्ब कर सकता है, वो भी बढ़ जाता है मैन्योर डालने से। इट रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, सॉइल को रिप्लेनिश कर देता है वो न्यूट्रिएंट से। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। अर्लियर फार्मर्स इन द नदर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो फॉडर लिग्यूम्स जो गए हमारे इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन. दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन. Farmer are being encouraged to adopt this practice. In the previous classes you have learnt, यहाँ पर क्या बताया गया है कि रोटेशन के अंदर फार्मर्स क्या करते हैं, एक सीज़न के अंदर फॉडर उगा दिया उन लोगों ने, और दूसरे सीज़न के अंदर उन लोगों ने वीट ग्रो कर दिया. तो क्या होता है इस चीज़ से, मान लो वीट है, उसे कोई डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, और जो हमारा फॉडर होता है उसे डिफरेंट चाहिए होता है. तो दोनों का बैलेंस आउट हो जाता है, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होती. यहाँ पर ये आपको बताया गया है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये लिग्यूमस मतलब कि जो हमारी दालें होती हैं उनके रूट्स के पास में नोड्यूल्स होते हैं, उनके पास में प्रेजेंट होता है, जो कि नाइट्रोजन को भी फिक्स कर देता है और प्रोटीन के अंदर चेंज कर देता है. इसके बारे में आप फर्दर आगे क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर बस इतना ही इंट्रोडक्शन दिया गया है. अब जो मेन इस चैप्टर का है, डिफरेंशिएशन बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, इसे आपको अच्छे से समझना है और लर्न कर जाना है, क्योंकि एग्जाम में ये आ सकता है.
तो इसमें आपको बताया गया है जो फर्टिलाइज़र होता है वो मैन मेड होता है और इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। पता ही है आपको कि मैन मेड है, लोगों ने बनाया हुआ है, केमिकल से बना हुआ है, और इनऑर्गेनिक है मतलब हमें नेचुरली ये नहीं मिला है। मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस, नेचुरली मिला है हमें। ऑब्टेन बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, जो कैटल्स होते हैं, जो हमारे मवेशी बोलते हैं जिन्हें, जिसके अंदर आपकी भेड़, बकरी, गाय, भैंस ये सब आ जाती हैं, तो वो हो गए हमारे मवेशी हो गए, उनसे मिलता है जो उनका डंग होता है, मतलब कि उनका गोबर। एंड प्लांट रेजिड्यू, प्लांट रेजिड्यू क्या, बचा कुचा कुछ भी प्लांट का रेजिड्यू, जिसका मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जो घर में जैसे कोई वेजिटेबल है या कोई सब्जी है जो ख़राब हो गई है, तो उसको भी हम लोग मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फार्मर्स इस टेक्निक को यूज़ करके उसे मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं। फर्टिलाइज़र इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइज़र कहाँ पर प्रिपेयर होता है, फैक्ट्रीज के अंदर। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, मैन्योर फील्ड के अंदर भी प्रिपेयर हो सकता है। इनफैक्ट मैन्योर यू कैन प्रिपेयर मैन्योर एट योर होम एज वेल, कुछ लोग ऐसे हैं जो घर पे भी मैन्योर को प्रिपेयर करते हैं। वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं वो लोग, एक प्लांट ले लेते हैं, कोई भी बॉक्स ले लेते हैं, उसके अंदर जो भी उनका थोड़ा सा मिट्टी भर लेते हैं, सॉइल, और जो भी मतलब खाने पीने का जो भी कुछ भी सामान उनका बचता है उसके अंदर वो डालते रहते हैं। इट ऑल्सो कन्वर्ट्स इन मैन्योर। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी हमस टू द सॉइल, जो हमस होता है वो प्रोवाइड नहीं करता, जो तरीके का टेक्सचर होता है वो प्रोवाइड नहीं करता। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ हमस टू द सॉइल, वो बहुत अच्छी क्वालिटी में सॉइल को हमस प्रोवाइड करता है, अच्छा खासा टेक्सचर दे देता है सॉइल को। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जो फर्टिलाइज़र होते हैं बहुत ज़्यादा रिच होते हैं किसके अंदर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के अंदर, जो मेनली प्लांट्स को ज़रूरत होती है जिसकी, क्योंकि इनको बनाया ही इस पर्पज़ से होता है कि ये XYZ न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो तो जल्दी ग्रो करेगा हमारा क्रॉप। मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जो मैन्योर होता है वो नेचुरली ग्रो करता है तो उसके अंदर सारे टाइप के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ज़्यादा नहीं होता, कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कम नहीं होता, जो भी चीज़ें हैं वो नेचुरली होती हैं। गिवन द डिफरेंस बिटवीन अ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, एडवांटेज ऑफ मैन्योर, एडवांटेज बताया गया आपको मैन्योर का क्या क्या है। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर बेटर देन फर्टिलाइजर, दिस इज बिकॉज जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो कंसिडर करा जाता है फर्टिलाइजर से, इसलिए इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो कोई भी सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है, होल्ड कर सकता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी, मतलब पोरस मतलब कि सॉइल के अंदर थोड़े थोड़े छेद टाइप कर देता है, तो वो क्या हो जाता है, वो ईजीली गैस को एक्सचेंज कर सकता है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, वो भी ईजीली उसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। क्यों, अगर आपने फर्टिलाइज़र डाल दिया तो वो तो केमिकल है, अगर गलती से जो हमारे कोई भी अर्थवॉर्म वगैरह हैं उनके अंदर चले गया, कोई भी माइक्रोब्स हैं, तो वो तो ख़त्म हो जाएंगे उन केमिकल से, तो इस वजह से ये भी प्रॉब्लम आती है फर्टिलाइज़र्स के अंदर। और जो हमारा मैन्योर होता है वो तो नेचुरल है, तो उनको कुछ इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, जैसा मैंने आपको बताया टेक्सचर ऑफ सॉइल भी इम्प्रूव हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि कैसे हम लोगों को सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर सॉइल डालना पड़ता है, फिर उसके बाद मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करना पड़ता है। अब आ जाते हैं इरिगेशन। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तब जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है इरिगेशन, मतलब पेड़ों को या फिर क्रॉप को पानी देना। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव, अब जैसा सबको पता है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन्हें पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वाटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स अलॉन्ग विथ वाटर, मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड, मतलब पानी के साथ साथ पानी तो करा ही जाता है और जो वाटर के अंदर जो मिनरल होते हैं वो भी एब्जॉर्ब करे जाते हैं, और जो फर्टिलाइज़र उसके अंदर डले हुए होते हैं केमिकल की फॉर्म में वो भी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर, जो प्लांट्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली आप देख रहे हो नियरली मतलब 90% वाटर ही होता है उनके अंदर। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन, जो जर्मिनेशन है मतलब जो सीड उगना चालू करता है वो कभी भी ड्राई कंडीशन के अंदर उगना चालू नहीं करेगा, हमेशा उसे कैसा चाहिए होगा, थोड़ा सा वेट कंडीशन चाहिए होता है, गीली कंडीशन चाहिए होती है।
न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं वो पूरे जितने भी पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट के उन तक पहुंच जाता है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। वाटर जो है वो फ्रॉस्ट मतलब कि जो आपकी ओले पड़ते हैं या फिर जो बर्फ़ पड़ती है उससे भी हमें क्या प्लांट को बचाता है, और जो हॉट एयर मतलब जो बहुत गर्म हवा चलती है उससे भी बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। अगर अच्छे से अपना क्रॉप ग्रो करना है तो आपको पानी डालना पड़ेगा रेगुलरली। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में एक दिन डाल दिया और फिर आप सो गए, आपको रेगुलरली पानी डालना पड़ता है। मोस्टली रोज मॉर्निंग में डालते हैं फार्मर्स या इवनिंग में डालते हैं, तो वो आपको टाइम अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। रेगुलर इंटरवल मतलब जैसे कि कंटिन्यूसली थोड़े थोड़े टाइम में पानी डालना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इरीगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, soil to soil and season to season. In summer the frequency of watering is higher. Why is it so? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and leaves? तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो इरीगेशन है, बार बार पानी डालने का जो मेथड होता है इसको हम लोग इरीगेशन बोलते हैं। गर्मियों के अंदर हमें थोड़ा सा ज़्यादा डालने की ज़रूरत पड़ती है पानी, क्योंकि ऑब्वियसली गर्मी ज़्यादा है तो वाटर इवेपोरेट जल्दी जल्दी हो जाता है प्लांट से भी और आसपास से भी, तो इस वजह से हमें गर्मियों में थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू सर्दियाँ। अब सोर्स ऑफ इरीगेशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या क्या तरीके होते हैं इरीगेशन के, फटाफट समझ लेते हैं इनको। सोर्स ऑफ इरीगेशन को, द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन आर वेल हो गया, ट्यूबवेल्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, रिवर हो गए, डैम हो गए और कैनाल्स हो गए। तो यहाँ पर देख लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मेथड जो पुराने ज़माने में यूज़ करे जाते थे और अभी भी कहीं कहीं यूज़ करे जाते हैं। द वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक्स एंड कैनाल इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट regions for taking it to the field. Cattle or human labor is used in these methods, so these methods are cheaper but less efficient. The various traditional ways are मोट पुली सिस्टम हो गया या चेन पंप या फिर आपका देखली एंड राहत। तो यहाँ पर क्या बताया गया आपको कि या तो हम लोग वेल्स से लेते हैं पानी, तो वो पानी लेते कैसे हैं उसका पूरा मेथड बताया गया आपको। ऐसा तो है नहीं कि एक पर्सन वेल के अंदर डालेगा, कुएं के अंदर मतलब एक बाल्टी डालेगा, बकेट डालेगा या कोई भी चीज़ डालेगा और उससे पूरे दिन भर पानी पुल करता रहेगा। तो इस चीज़ को भी हम उन लोगों ने क्या करा कि एक प्रॉपर मेथड डेवलप करा जिससे हम लोग पानी ले पाएँ नीचे से ज़मीन के। तो इसके लिए क्या करा, पुली सिस्टम बनाया, चेन पंप सिस्टम बनाया, देखली बनाया और राहत बनाया। अब हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे ये सारे सिस्टम वर्क करते हैं। Pumps are commonly used for lifting water. Diesels, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps. अब क्या होता है कि पंप्स भी यूज़ करे जाते हैं। पंप्स जो होते हैं हमारे पंप यूज़ करते हैं वो कॉमनली यूज़ करे जाते हैं वाटर को लिफ्ट करने में, डीजल को लेने में, बायोगैस लेने में, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दिस पंप्स। और इनको रन करने के लिए क्या, सोलर एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले अब हम लोगों को बताएगा कि मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब जो मॉडर्न मेथड जो अब वाले मेथड यूज़ करे जा रहे हैं, अब कौन से मेथड यूज़ करे जा रहे हैं हमारे इरिगेशन के, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड यूज्ड आर एज फॉलो। सबसे पहला क्या है, स्प्रिंकल सिस्टम। Sprinkle system. This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. The perpendicular pipes having rotating nozzles on the top are joined to the main pipeline at a regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled over the crop as if it is raining. स्प्रिंकल इज़ वेरी यूज़फुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। अब जो स्प्रिंकल सिस्टम है ये शायद तुम लोगों ने स्कूल्स में भी देखा होगा या फिर कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। एक ज़मीन से आपने देखा होगा पाइप टाइप निकल रहा होता है जो कि पानी फेंक रहा होता है।
जस्ट लाइक बारिश हो रही होती है इस टाइप से प्लांट्स को लगता है और ये पूरे में वाटर पहुंचा देता है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक एक बूंद करके पानी रूट्स तक पहुँचता रहता है। ये वाला बहुत ही मतलब थोड़ा सा बच्चों को समझ में नहीं आता है सिस्टम, लेकिन मैं आपको ईजिली अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। It is the best technique for watering fruit, plant, garden and trees. Water is not wasted at all. It is a boon in region where availability of water is poor. इसके अंदर क्या करा जाता है, एक पाइप टाइप समझ लो आप, इमेजिन करो एक पाइप है, उसके अंदर आपने छोटे 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 छेद कर दिए और उन छेदों को वहाँ पे आपने करा जहाँ जहाँ पे आपका कोई भी प्लांट या क्रॉप ग्रो कर रहा है। अब क्या करा आपने पानी जो है, आपने पानी तो रिलीज़ करा उस पाइप के अंदर, लेकिन वो पानी पर्टिकुलरली कहाँ पर जाएगा, वो पानी पर्टिकुलरली जो आपका प्लांट है या क्रॉप है उसके रूट्स के पास जाएगा, तो डायरेक्टली उसको पानी मिलेगा और इधर उधर जाकर पानी वेस्ट नहीं होगा। ये वहीं पे यूज़ करा जाता है जहाँ पर पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि सॉइल को कैसे प्रिपेयर करा जाता है, उसके बाद हम लोग कैसे उसके अंदर सीड्स डालते हैं और उसके बाद हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, उसके बाद हम लोग कैसे वाटर करते हैं उसको। अब देख लेते हैं हम लोग प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या चीज़ होती है, मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में। वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारी घास वगैरह हो गई वो हो जाती है। उससे क्या डिसबेनिफिट क्या है वीड्स का बेसिकली डिसबेनिफिट यही है कि अगर वो ग्रो करेंगे तो जो भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं सॉइल के पास वो भी ले लेंगे, तो उससे क्या हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है सॉइल के अंदर। इन द फील्ड मैनी अदर इनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। द इनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। जैसा मैंने आपको बताया, द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विद क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड सनलाइट। जैसा मैंने आपको भी बता दिया कि वो न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, सनलाइट ले लेते हैं और स्पेस भी ले लेते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वीडिंग करनी पड़ती है, मतलब उनको निकालना पड़ता है। दस दिस में इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। अगर हम लोग उन्हें नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, क्रॉप की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। कुछ वीड ऐसे भी होते हैं जो कि जहरीले होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, और वो हार्वेस्टिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। फार्मर अडोप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। क्या करते हैं, टिलिंग सोइंग करने से पहले, सीड्स को डालने से पहले क्या करना चाहिए हमें, अपरूटिंग और किलिंग ऑफ वीड से भी हेल्प हो जाती है, टिलिंग से भी। ठीक है, टिलिंग जब हम लोग करते हैं तो उस चीज़ से भी बहुत सारे वीड्स खत्म हो जाते हैं। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। इस चीज़ से क्या होता है, जब वो नीचे से ज़मीन से उखाड़ लिए जाते हैं और वो ऊपर की तरफ हो जाते हैं, जो हमारे अनवांटेड वीड्स होते हैं वो दोबारा सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं। मिक्सअप होने के बाद वो एज अ मैन्योर वर्क करते हैं और ड्राई सूख जाते हैं वो और न्यूट्रिएंट दे देते हैं सोइल को। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। जो बेस्ट टाइम होता है वो कब होता है वीड्स को रिमूव करने का, वो तब होता है जब वो फ्लावर्स और सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, उससे पहले का। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। टाइम टू टाइम ये कैसे करा जाता है, ये खुरपी की हेल्प से करा जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अ सीड ड्रिल। सीड ड्रिल घर में होगी सबके खुरपी, या आप लोगों ने देखी होगी या फिर नहीं भी देखी होगी तो मैं बता देता हूँ। एक आयरन टाइप की होती है, उससे क्या होता है कि आप ज़मीन के अंदर डालो और जितना भी आपको रिमूव करना है जो भी वीड, उसको वहाँ से हटा दो। ये चीज़ होती है उसके अंदर और कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है। इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। अब वीड्स को भी हम लोग मार सकते हैं, कैसे, सर्टेन केमिकल्स को यूज़ करके। और उन केमिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वीडीसाइड्स बोलते हैं। लाइक 2,4-D ये सारे हो गए, स्प्रे करा जाता है इनको फील्ड के अंदर, जिससे कि क्या हो जाए, वीड खत्म हो जाए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप
क्रॉप को डैमेज नहीं करेगा वो, लेकिन वो वीड्स जो होंगे उन्हें डैमेज कर देता है। द वीडिसाइड्स आर डिल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद स्प्रेयर। स्प्रे कर दिया जाता है उन्हें, जब उन्हें हटाना होता है फार्मर्स यूज़ कर लेते हैं वीडिसाइड्स को, और इनसे कोई भी क्रॉप को डैमेज नहीं पहुंचता। एज ऑलरेडी मेंशन द वीडिसाइड आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम पे इनको स्प्रे करा जाता है ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। बिफोर फ्लावरिंग, कोई भी क्रॉप के फ्लावर करने से पहले या सीड वो फॉर्मेशन करने से पहले, सीड फॉर्मेशन से पहले ही इनको हटा दिया जाता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में इफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। जो वीडिसाइड्स है उसके अंदर बेसिकली केमिकल्स होते हैं और केमिकल्स ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल होते हैं। तो जो फार्मर्स हैं अगर उसको स्प्रे कर रहे हैं और गलती से उन्होंने इनहेल कर लिया, सांस ले ली, तो वो उनकी भी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। यहाँ पर यही बताया गया है, सो दे शुड यूज़ द केमिकल्स वेरी केयरफुली यूज़ करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ, अपना माउथ या नोज को कवर कर लेना चाहिए, या कोई मास्क लगा लेना चाहिए उन्हें, विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल, स्प्रे करते हुए टाइम। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हार्वेस्टिंग। सारी चीज़ें होने के बाद अब कैसे हम लोग क्रॉप को निकालते हैं, कैसे हम लोग उसको यूज़ करते हैं। अब देखो, इतना पढ़ने के बाद तुम्हें पता चला होगा कि कितना डिफ़िकल्ट मेथड है, इजी सा लगता था तुम्हें। तो देखो, दैट इज़ वाई वी शुड नेवर वेस्ट फूड। हार्वेस्ट कैसे करा जाता है? हार्वेस्ट ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। हार्वेस्टिंग क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब वो क्रॉप ग्रो कर जाता है अच्छे से और फिर उसको कट करना, उस मेथड को हम लोग क्या बोल देते हैं? हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। कोई भी सीरियल क्रॉप हो गया, उसे उगने में 3 से 4 महीने का टाइम लगता है, और जब भी वो अच्छे से उग जाता है तो उसे क्या करते हैं फार्मर्स? काट लेते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज ईदर डन मैनुअली बाय सिकल। सिकल आपको दिख रहा होगा, सिकल एक तरीके का चाकू टाइप समझ लीजिए। उससे क्या करा जाता है? यूज़ करके हम लोग क्रॉप को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं, फील्ड से काट लेते हैं। और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, या फिर हम लोग एक मशीन को यूज़ करते हैं जो कि फिर दोबारा ट्रैक्टर के बैक में अटैच हो जाती है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हार्वेस्टर। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। जो ग्रेन वाले सीड्स होते हैं उन्हें क्या कर लेते हैं? सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। फ्रॉम द शाफ। शाफ क्या होता है? जो बचा हुआ होता है, जैसे थोड़ा बहुत बचा हुआ होता है, उस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? शाफ बोल देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग बोलते हैं, और इसको एक प्रोसेस एक मशीन के थ्रू करा जाता है हमें, कॉल्ड कंबाइन। जिस मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंबाइन। विच इज़ इनफैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। जो ये मशीन होती है ये हार्वेस्टिंग भी कर देती है और थ्रेशिंग भी कर देती है। मतलब ये क्या कर रही है? ये हमारे सीड्स को या फिर जो क्रॉप है उसको निकाल भी रही है, और फिर बाद में ये जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं उनसे रिमूव भी करके एक्सट्रैक्ट कर ले रही है। तो अभी तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने सारा प्रोसेस देख लिया कि कैसे क्रॉप हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया, काट लिया। अब हम देखते हैं कि स्टोरेज, जो कि नेक्स्ट पार्ट है। स्टोरेज के अंदर क्या करा जाता है? स्टोरेज ऑफ अ प्रोड्यूस इज अ इम्पॉर्टेंट टास्क। जो इम्पॉर्टेंट टास्क है उसको स्टोर करना अच्छे से। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, अगर उन्हें लॉन्गर टाइम के लिए, उन्हें बहुत टाइम के लिए रखना है, तो उनको अच्छे से स्टोर करना पड़ता है। दे शुड बी सेफ, उनको सेफ जगह पे रखना होता है। फ्रॉम मॉइस्चर, जहाँ पर मॉइस्चर ना हो, जहाँ पर गीला ना हो, इंसेक्ट ना हो, रैट ना हो, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। नहीं तो वो क्या कर देंगे? हमारे क्रॉप्स को या फिर हमारे फूड को, जो भी फार्मर्स ने एक्सट्रैक्ट करा है उसको खराब कर देंगे। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। जो हार्वेस्टेड ग्रेन होते हैं उनके अंदर ज़्यादा मॉइस्चर होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन, या जो भी फ्रेशली हार्वेस्टेड होता है ग्रेन, उसको सीड भी बोलते हैं हम लोग, आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग। उनको क्या करा जाता है? स्टोर करा जाता है बिना उन्हें सुखाए हुए। दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म मेक देम अनफिट फॉर यूज़ और फॉर जर्मिनेशन। अगर उनको किसी ऑर्गेनिज्म ने खा लिया या फिर ख़राब कर दिया तो वो जर्मिनेशन के लिए अनयूजफुल हो जाते हैं। हैंस बिफोर स्टोरिंग देम,
द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन, उनको क्या करा जाता है, धूप के अंदर थोड़ा सा सुखा दिया जाता है, टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम, जिससे कि उनका मॉइस्चर रिड्यूस हो जाए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक ऑफ इंसेक्ट, पेस्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी। तो जो फंगी वगैरह होते हैं इन सब के भी अटैक से बच जाता है अगर हम लोग उसे थोड़ा सा सुखा लें तो। अब यहाँ पर क्या होता है, फूड फ्रॉम एनिमल्स, फूड फ्रॉम एनिमल्स दे रखा है ये टॉपिक, अब देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन अ जूट बैग, जूट बैग के अंदर ग्रेन्स को क्या करते हैं फार्मर स्टोर्स करते हैं, और मेटेलिक बीन्स। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन अ सिलोस, सिलोस के अंदर उनको करा जाता है, एंड ग्रेनियर्स, ग्रेनियर्स और सिलोस के अंदर उन्हें रखा जाता है बहुत सारा क्रॉप्स, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड, ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। क्या करा जाता है, जब घर में हम लोग ग्रो करते हैं तो घर में जब हम लोग स्टोर करते हैं तो गांव में क्या करा जाता है, बेसिकली जो नीम के लीव्स होते हैं वो इनके अंदर डाल दिए जाते हैं। नीम के लीव्स क्या होता है, नीम की एक क्वालिटी होती है कि वो एंटीबैक्टीरियल होता है, तो जो भी आसपास के इंसेक्ट होते हैं वो मर जाते हैं या भाग जाते हैं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब क्या होता है, अब ये तो था हमारा स्मॉल, जो मैंने आपको बताया कि घर पर आपने रख लिया उसको। अगर आपको इसको लार्ज स्टोरेज में रखना है, बहुत बड़ा आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास ग्रेन्स हैं या क्रॉप्स हैं, उनको कैसे रखोगे, आपको एक प्रॉपर जगह पर जाना पड़ता है जिसको कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं हम लोग, वहाँ पर इन्हें रखा जाता है और उस जगह को प्रॉपरली ट्रीट करा होता है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आए, रैट्स वगैरह ना आए, और उस जगह को ठंडा भी रखा जाता है जिससे कि मॉइस्चर वहाँ पर ना हो और आपके क्रॉप खराब ना हो। अब यहाँ पर दे रखा है एक टॉपिक फूड फ्रॉम एनिमल्स। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, यहाँ पर आपको दे रखा है कि हम लोगों ने क्या क्या फूड मिलते हैं किस किस एनिमल से, उसका सोर्स क्या है। मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। जैसे प्लांट हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, ऐसे हम लोगों को एनिमल्स भी प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे यहाँ पर ले लिया एक फॉर एग्जाम्पल हमने एग ले लिया, सोर्स क्या होता है एग का, हमारा चिकन, ये हो गया एक एग्जाम्पल। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हम लोगों को फूड प्रोवाइड कराते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। जो बहुत सारे लोग होते हैं जो पानी वाली जगहों पे रहते हैं, समुंदर के किनारे रहते हैं, वो मोस्टली क्या खाते हैं, फिशेस खाते हैं। उनकी डाइट में फिशेस होती हैं क्योंकि फिश इजीली अवेलेबल होती है। In previous classes, you have learnt about the food that we obtain from plants. We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared मतलब कि उन्हें जहाँ पर पाला जाता है उनको कहाँ पर, होम के अंदर या फिर फार्म्स के अंदर, तो उसका भी एक प्रॉपर मेथड होता है। उसके लिए उन्हें प्रॉपर खाना देना पड़ता है, शेल्टर देना पड़ता है और उनकी ढंग से केयर रखनी पड़ती है। When this is done on a large scale, ये छोटे से स्केल पे करा जाता है। जैसे आपने एक चिकन पाल लिया अपने घर पे एग्स के लिए, तो वो तो छोटे स्केल पे हो गया, उसको हम लोग नहीं कंसीडर करते। लेकिन जब वो बड़े स्केल पे, मतलब बहुत सारी आपने 100, 200 या 10 या 20 चिकन पाली हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। वहाँ पर बहुत सारी क्वांटिटी में होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऑलमोस्ट हमने ये पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। बहुत ही ईजी चैप्टर था, ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं था। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और भी वीडियोस आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। क्लास 8th की साइंस के सारे वीडियोस बन चुके हैं हमारे चैनल पर। और मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।